हेलो फ्रेंड्स। तो 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने लगभग 50 प्रश्न कर लिए थे, तो हर वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवा दिया करूँगी। तो चलिए आगे के प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसे माना गया है? तो दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत किन्हें माना गया है? तो केशवदास जी। केशवदास जी को क्या माना गया है? कठिन काव्य का प्रेत माना गया है। क्यों माना गया है और किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केशवदास जी कठिन काव्य के प्रेत थे। उनकी रचनाओं में वो सहृदयता, वो भावुकता नहीं थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। वो अलंकारों का प्रयोग करते थे, अपनी कविता को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयोग करते थे, अच्छी अच्छी कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते थे, इसलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। तो केशवदास जी किस काल के कवि थे? केशवदास जी रीतिकालीन कवि थे। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो ये दोनों क्वेश्चंस मैं साथ साथ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशवदास जी, जबकि कठिन गद्य का प्रेत कहलाते हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। और अज्ञेय जी को हम क्या कहते हैं? कठिन गद्य का प्रेत। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, हनुमान नाटक किसकी रचना है? तो हनुमान नाटक और एक है हनुमान चरित्र, इन दोनों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हनुमान नाटक रचना है हृदय राम की। किसकी रचना है हनुमान नाटक? हृदय राम की रचना है। हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक। और हनुमत चरित्र, अगला प्रश्न यही है कि हनुमत चरित्र किसकी रचना है? तो हनुमत चरित्र रचना है रायमल पांडे की। किसकी रचना है दोस्तों? रायमल पांडे। और एक और नाटक है एक और रचना है रामायण महानाटक। वो किसकी रचना है? प्राणचंद चौहान की। रामायण महानाटक रचना है प्राणचंद चौहान की। हनुमान नाटक है हृदय राम का और हनुमान चरित्र है रायमल पांडे जी का। ठीक है, तो इन तीनों रचनाओं में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर से बता देती हूँ, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, हनुमान नाटक हृदय राम। हनुमान के हृदय में राम रहते थे ना, तो हनुमान नाटक हृदय राम। हनुमान चरित्र, चरित्र किसने बताया हनुमान का? रायमल। उसके बारे में राय दी है हनुमान का चरित्र कैसा है, किसने? रायमल पांडे जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्या सप्तशती किसकी रचना है? तो आर्या सप्तशती है एक रचना, एक है गाथा सप्तशती। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आर्या सप्तशती रचना है गोवर्धनाचार्य जी की। आर्या सप्तशती रचना है गोवर्धनाचार्य जी की। और गाथा सप्तशती गोवर्धनाचार्य किसकी रचना है? आर्या सप्तशती रचना है गोवर्धनाचार्य जी की। जबकि हमारी अगली रचना कौन सी बताई मैंने? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती रचना है किसकी? हॉल कवि की। हॉल, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है काफ़ी बार। तो हॉल कवि की रचना है हमारी गाथा सप्तशती। और आर्या सप्तशती रचना है किसकी? गोवर्धनाचार्य की। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, पहली आत्मकथा किसकी है? किसने लिखी है और किसकी है? तो पहली आत्मकथा का नाम है, क्या नाम है? अर्धकथानक। अर्धकथानक। और इसके रचयिता कौन है? किसकी आत्मकथा है ये? बनारसी दास जैन की। आत्मकथा का पूरा टॉपिक मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो पहली आत्मकथा किसकी है दोस्तों? नाम क्या है? अर्धकथानक, बनारसी दास जैन की। पहली ही आत्मकथा आधी है, अर्धकथानक। इस तरह से आपको याद करना है कि जो पहली आत्मकथा किसने लिखी वो आधी अधूरी लिखी, तो अर्धकथानक किसने? बनारसी दास जैन ने। अगला प्रश्न है, रैदास परिचय
किसकी रचना है? तो दोस्तों रैदास परिचय रचना है एक कबीर परिचय रचना है, ये अनंत दास की रचना है। अगला है हमारा कबीर की विचारधारा। कबीर की विचारधारा नाम से एक रचना है, तो वो किसकी रचना है? तो दोस्तों कबीर की विचारधारा रचना है हमारी गोविंद त्रिगुणायन। गोविंद कबीर की विचारधारा। ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार नहीं आते हैं, थोड़े डिफरेंट से भी लेकर आई हूँ मैं इसमें। गोविंद त्रिगुणायन की रचना है कौन सी? कबीर की विचारधारा। गोविंद कबीर की कैसी विचारधारा है ये बात बताई गोविंद ने। किसने बताई? गोविंद त्रिगुणायन ने। नेक्स्ट प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम है केदारनाथ। अगला है हिंदी के प्रथम आचार्य कवि कौन कहलाए? तो हिंदी के प्रथम आचार्य कवि केशवदास जी कहलाए हैं। आधुनिक युग की मीरा कौन कहलाई हैं? तो महादेवी वर्मा जी, जिनके बारे में पिछली वीडियो मैंने काफ़ी कुछ बताया था। महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। ठीक है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। अगला है सीतायन के रचिता कौन है? तो सीतायन के रचिता हैं दोस्तों राम प्रिया शरण दास। राम प्रिया शरण दास। राम प्रिया, सीताराम की प्रिया थी ना, तो यहाँ से याद हो जाएगा सीतायन। सीतायन, सीता के बारे में कौन बात करेगा? राम, और वो राम की प्रिया थी, तो राम प्रिया शरण दास। सीतायन की रचना की है रामप्रिया शरण दास ने। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हम सभी जानते हैं कि फ्रेंच विद्वान हैं। सबसे पहले जो हिंदी का साहित्य इतिहास लिखा गया ना, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। फ्रेंच विद्वान हैं जिनका नाम क्या है? गार्सा द तासी। गार्सा द तासी। इन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी कि क्या लिखने की? हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने की कोशिश की थी। सबसे पहले इन्होंने लिखा था फ्रेंच भाषा में, गार्सा द तासी ने। इनके इतिहास का नाम क्या है? ये काफ़ी बार प्रश्न आता है। इस्तवार, क्या नाम है? मैं पूरा लिखूंगी यहाँ पे। इस्तवार दल्ला, इस्तवार दल्ला लित्रेत्यूर, लित्रेत्यूर, इस्तवार दल्ला लित्रेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, एंदुई एंदुस्तानी। तो देखो इसको याद नहीं हो पाता कईयों को ना, तो कैसे याद करना है? इस्तवार दल्ला। अब ये लिटरेच्योर वर्ड किसके लिए आया मैं बताती हूँ आपको। लिटरेचर, लिटरेचर होता है ना, लिटरेचर मतलब साहित्य। इंग्लिश लिटरेचर होता है, इसी तरह से हिंदी का भी लिटरेचर होता है। अब देखो लिटरेचर है, अब हम इसको लिटरेत्यूर भी पढ़ सकते हैं ना। लिटरे, ये लिटरे बन गया और ये त्यूर बन गया। तो फ्रेंच में ऐसे पढ़ते होंगे भाई, लिटरेचर को लिटरेत्यूर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस्तवार दल्ला लिटरेत्यूर एंदुई, एंदुई, एंदुई किसको बोला? हिंदू को। हिंदुई को बोला एंदुई और हिंदुस्तानी को बोला एंदुस्तानी। इस्तवार दल्ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी किसने लिखा? फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने पहली बार। अगला प्रश्न है हमारा काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों जब ये फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने जो इतिहास लिखा था, ये कब लिखा था? इसके 2 बार इसका संपादन हुआ है। पहला जो भाग है 1839 में, ठीक है। उसके बाद जो ये इन्होंने काल क्रमानुसार वर्गीकरण नहीं किया था, मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो डिफरेंट रचनाकार हैं उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाया था। मतलब जैसे डिक्शनरी में होता है ना ABCD, इस तरह से रचनाकारों को रखा था। तो काल क्रम के अनुसार नहीं रखा। तो अलग अलग जो युगों के रचनाकार हैं, अलग अलग, जैसे आधुनिक युग का रचनाकार और आदिकाल का रचनाकार, अगर दोनों का नाम के से स्टार्ट होता है तो दोनों साथ में आ गए, है ना। तो काल क्रमानुसार इन्होंने वर्गीकरण नहीं किया था। तो जो काल क्रमानुसार जिन्होंने वर्गीकरण किया था उनका नाम है दोस्तों क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है, वो क्या नाम है उसका?
तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था उसका नाम है दोस्तों द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इंग्लिश में लिखा गया था। ठीक है, किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, इसमें काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम अपने। हिंदी में प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से हैं? तो यहाँ पर ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी में भाई प्रथम व्याकरण किसने लिखी है। हिंदी में प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं दोस्तों जोशुआ केटलर। क्या नाम है? जोशुआ केटलर, जिन्होंने हिंदी में प्रथम व्याकरण लिखी है। ठीक है, इन्होंने किस नाम से लिखी? हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से हिंदी में प्रथम व्याकरण लिखी है। किसने? जोशुआ केटलर ने। जोशुआ केटलर हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से। दोस्तों ये ना डच यानी पुर्तगाल से ये आए थे। पुर्तगाल से लोग क्या करने आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले और बिजनेस करने के लिए आए थे ना। तो अपने देश के लोगों को यहाँ का अगर बिजनेस करना है भारत में आके, तो यहाँ की भाषा से तो उनको परिचित होना चाहिए, और उनको यहाँ की भाषा से परिचित कराने के लिए इन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जोशुआ केटलर ने 1715 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है। अभी हमने जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम पढ़ा था ना, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसी तरह से इनकी एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक में इन्होंने जोशुआ केटलर के बारे में बताया है कि जोशुआ केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छी हिंदी का नमूना ये किसकी रचना है? तो दोस्तों अच्छी हिंदी का नमूना ये रचना है किशोरी दास वाजपेयी जी की। आप सभी जानते हैं कि किशोरी दास वाजपेयी जी को क्या बोला जाता है? आधुनिक हिंदी का पाणिनि। ठीक है ना, हिंदी का पाणिनि। प्राकृत का पाणिनि बोला जाता है हेमचंद को, और हिंदी का पाणिनि बोला जाता है किसको? किशोरी दास वाजपेयी जी को। इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि ब्रजभाषा व्याकरण। ठीक है, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी निरुक्त, और जो सबसे फेमस रचना है वो है हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। किसका? अच्छी हिंदी का नमूना किसने लिखा? किशोरी दास वाजपेयी जी ने। और हिंदी शब्दानुशासन इनकी एक फेमस रचना है जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका कहाँ से प्रकाशित हुआ था? नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित होने वाली हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका के रूप में आया था हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया बाद में। कब आया था रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था 1929 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये किसकी रचना है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का एक इतिहास ही समझ लीजिए है, और ये रचना है पादरी एडसिन ग्रीव्स की। एडसिन ग्रीव्स, पादरी एडसिन ग्रीव्स की रचना है। स्केच ग्रीव्स की रचना क्या है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। नेक्स्ट है हमारा अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसे दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। स्केच बनाया था किसने? एडसिन ने, और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखी थी पादरी F.E.K. ने। किसने? पादरी हैं F.E.K. पादरी F.E.K. ने लिखा था अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और स्केच किसने बनाया था? एडसिन ग्रीव्स ने।
नेक्स्ट है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किसकी रचना है? हमने अभी बात की थी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उन्होंने कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया था। ये रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की। और इसी रचना का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो दोस्तों इस रचना का हिंदी अनुवाद किया है किशोरी लाल गुप्त जी ने। किस नाम से किया? ये किशोरी दास वाजपेयी नहीं है। अभी हमने किशोरी दास वाजपेयी के बारे में बात की ना, ये वो नहीं है, ये है किशोरी लाल गुप्त। तो इन चीज़ों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पर भी किशोरी आया, यहाँ पर भी, तो दोनों एक नहीं हो जाते। वो किशोरी दास वाजपेयी हैं जिन्हें हिंदी का पानी नहीं बोला गया है। उनकी हमने अभी 2-3 हिंदी का नमूना रचना पढ़ी है ना, वो वाले किशोरी दास वाजपेयी नहीं, ये है किशोरी लाल गुप्त जी, जिन्होंने किसका अनुवाद किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। हिंदी साहित्य का देखो दोस्तों, सही मायने में जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है वो तो यही है, क्योंकि इसमें कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका क्या किया है? अनुवाद किया है किशोरी लाल गुप्त जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस साहित्य इतिहास लेखन ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो दोस्तों मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास में क्या ग्रंथ क्या है? मिश्र बंधु विनोद। उसमें जो काल विभाजन किया है ना, उसमें कवियों के नाम के ऊपर काल विभाजन किया है। जैसे हमने पढ़ा ना भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तो कवि के नाम पर युग का नाम पड़ गया। इसी तरह से जो इन्होंने काल विभाजन किया है मिश्र बंधु विनोद में, इन्होंने 5000 कवियों की रचनाओं को और कवियों को शामिल किया है, उनका चरित्र चित्रण किया है, उनकी रचनाओं की जानकारी दी है। तो इसमें उन्होंने जो काल का वर्गीकरण किया है वो कवियों के नाम के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है। और मिश्र बंधु कौन कौन थे? श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी और गणेश बिहारी। कैसे याद करेंगे? GSS। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी मिश्र। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ना कृष्ण बिहारी मिश्र आ जाता है, लेकिन अगर आपको ये GSS याद है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई दोस्तों 1893 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की 1893 में स्थापना हुई। कौन थे इसके संस्थापक? श्याम सुंदर दास जी। बाकी और संस्थापक जो हैं उनमें पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी आ जाते हैं। ठीक है, 1893 में। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1800 में। और किसने मतलब कैसे हुई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना जॉन गिलक्राइस्ट के मतलब उन्होंने प्रयत्न किया, उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप इनकी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। और इसमें हिंदी शिक्षण के लिए जिन पंडितों की नियुक्ति हुई वो कौन कौन है? लल्लूलाल और सदल मिश्र। ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी शिक्षण के लिए यहाँ पर जो अध्यापक नियुक्त किए गए वो हैं लल्लूलाल और सदल मिश्र। कौन कौन है? लल्लूलाल और सदल मिश्र। अब इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो भी बता दीजिए। क्या क्या प्रसिद्ध रचनाएं भाई? वहाँ रहते हुए लल्लूलाल जी ने लिखी है प्रेम सागर और सदल मिश्र जी ने नासिके तोपाख्यान। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रेम सागर। वही आ गया ना, मैंने बोला था लल्लूलाल जी ने लिखी है कौन सी रचना? प्रेम सागर। लल्लूलाल जी की रचना है। और क्या है प्रेम सागर? कैसा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का खड़ी बोली गद्य में रूपांतरण किया इन्होंने। क्या है प्रेम सागर? जो श्रीमद् भागवत है ना उसके 10वें स्कंध का खड़ी बोली गद्य में रूपांतरण किया है लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर में। और यही प्रेम सागर उनकी प्रसिद्धि का आधार भी है। नेक्स्ट आते हैं नासिके तोपाख्यान। अभी मैंने बताया किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है नासिके तोपाख्यान। कैसे याद रखेंगे इसे? सदल मतलब सिंपल
सदल मतलब सिंपल, एक सिंपल सा व्यक्ति है, दिखने में बहुत सिंपल शरीफ सा सज्जन पुरुष दिखाई देता है भाई। लेकिन आपको पता है नासिक में उसके पास तोपों का भंडार है। इतना शरीफ दिखने वाला इंसान के पास उसने नासिक एक जगह है ना महाराष्ट्र में, वहाँ पर उसने तोपें इकट्ठी कर रखी है। तो ऐसे याद रखेंगे हम, नासिक के तोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। नेक्स्ट आ जाते हैं योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ कौन है रचनाकार? राम प्रसाद निरंजनी। कौन है योग वशिष्ठ के? राम प्रसाद निरंजनी। योग कैसे सीखा? राम के हाथ से प्रसाद लिया और योग करना सीख लिया। योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। अगला है गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? गोरा बादल की कथा है दोस्तों जटमल की रचना। जटमल ने 1623 में लिखी थी। पहले से माना जाता था कि हिंदी की खड़ी बोली गद्य की ये प्रथम पुस्तक है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक ये मानी जाती थी। कब रचना हुई? 1623 में। किसके द्वारा? जटमल द्वारा रचना हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली में खड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, खड़ी बोली में जो शब्द आया है खड़ी, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अभी मैंने बताया था ना कि सदल मिश्र ने क्या किया था? खड़ी बोली में खड़ी शब्द का प्रयोग किया था। और जॉन गिलक्राइस्ट ने क्या किया था? जॉन गिलक्राइस्ट के प्रयासों से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और जॉन गिलक्राइस्ट ने और सदल मिश्र ने पहली बार खड़ी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय मतलब दो, राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हमें बताने हैं। तो राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, याद रहेगा। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? मतलब किसके साथ प्रेम था? पृथ्वीराज रासों में जिस पृथ्वीराज का वर्णन किया गया है उनका किसके प्रति अनुराग था? तो किसके प्रति अनुराग था? संयोगिता के प्रति पृथ्वीराज का अनुराग था। पृथ्वीराज रासो क्या है? प्रथम महाकाव्य है और इसके जो लेखक हैं चंद्र बरदाई, वो प्रथम महाकवि माना गया है। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। और पृथ्वीराज का किसके प्रति अनुराग था? संयोगिता के प्रति उनका अनुराग था। और संयोगिता स्वयंवर नाम से इसका एक समय भी है। पृथ्वीराज रासों में जो खंड हैं उसको क्या बोला गया है? समय बोला गया है। और संयोगिता स्वयंवर नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय भी इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन बताए गए हैं? कौन है? तो दोस्तों अजमेर के राजा सोमेश्वर, अजमेर के राजा हैं सोमेश्वर, उन्हें बताया गया है कि ये पृथ्वीराज के पिता हैं, अजमेर के राजा सोमेश्वर जी। नेक्स्ट है हमारा खुमान रासो। किसकी रचना? खुमान रासो बहुत ही इजी प्रश्न है, तो दलपति विजय की। खुमान रासो दलपति विजय, खुमान रासो दलपति विजय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद्यापति के कुल ग्रंथ हमें बताने हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये तीन ही तो ग्रंथ है। अरे नहीं, विद्यापति जी ने टोटल 14 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे? 14 ग्रंथ। उसमें से उनकी जो प्रसिद्धि का आधार है वो है विद्यापति की पदावली। पदावली उन्होंने लिखी थी मैथिल भाषा में। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों अवहट में लिखी गई हैं और कीर्ति पताका जो है वो अभी तक संपादित नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि जो उन्होंने एक अलग संस्कृत मैथिली में लिखे हैं, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, इस तरह के उनके बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो टोटल मिलाकर उनके 14 ग्रंथ हैं। अगला है हमारा गोरक्ष विजय नाटक। वो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। किसका नाटक है? विद्यापति जी का। अभी हमने विद्यापति जी की रचनाओं के बारे में बात की ना, तो विद्यापति जी का ही एक नाटक है जिसका नाम है गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय, तो आपको ये याद रखना है। विद्यापति जी को बहुत सारे क्या दी गई हैं? उपाधि दी गई हैं। इनको अभिनव जयदेव
मैथिल कोकिल, है ना, ये सब किसके नाम है? विद्यापति जी को दी गई हैं ये उपाधियाँ। अभिनव जयदेव कहा गया है उनको। मैथिल कोकिल किस लिए कहा गया है? क्योंकि पद्मावली लिखी है उन्होंने मैथिली भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय कितने नाथ थे दोस्तों? 9 नाथ। नाथ कितने हैं? 9 नाथ होते हैं। कौन कौन से हैं 9 नाथ? आपको बताना है, कमेंट्स में लिखना है। बताइए कौन कौन से 9 नाथ होते हैं। तो मैं आपको एक बार बताती हूँ, आप भी कमेंट्स में ज़रूर लिखना। सबसे पहले होते हैं आदिनाथ। कौन से होते हैं? आदिनाथ। आदिनाथ के बाद मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरख, गाहिड़ी, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपट, चौरंगी, ज्वलेंद्र, भर्तृनाथ, गोपीचंद्रनाथ, ठीक है। इस तरह से 9 होते हैं हमारे नाथ। अगला आता है, हाँ, नाथ संप्रदाय में हठ योग का मतलब क्या है? हठ योग। हठ योग आजकल भी बहुत फेमस है ना। ह का मतलब होता है सूर्य और ठ का मतलब होता है चंद्रमा। आपने सुना होगा आयुर्वेद के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, या फिर योग के बारे में। तो क्या होता है ना, ह मतलब सूर्य, हमारे शरीर में नाड़ी होती है सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी जो होती है शीतलता देती है, सूर्य नाड़ी शरीर में गर्मी बढ़ाती है ना। तो वहाँ से ह का मतलब सूर्य और ठ का मतलब चंद्र, ठीक है। अगला है हमारा सिद्धों में। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 बताया था मैंने पिछली वीडियो में। और सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्धों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने प्रयास किया, फिर प्रबोध चंद बागची ने प्रयास किया, फिर राहु सांकृत्याय ने हिंदी काव्यधारा नाम से पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने 84 सिद्धों का चरित्र चित्रण किया है, ठीक है ना। 1945 में आई थी हिंदी काव्यधारा। तो ये सब सिद्ध हैं। सिद्धों में कौन कौन से श्रेष्ठ कौन है? लुईपा सबसे श्रेष्ठ है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सरहपा से। पा क्यों लगाते हैं? पा होता है सिद्धों का आदर्श सूचक। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है दोस्तों? तो शून्य का पूरक तत्व है वज्र। सिद्धों की क्या है ना, बौद्ध धारा थी ना, बौद्ध धारा 2 भागों में बट गई थी, वज्रयान, हीनयान, है ना। तो वज्रयान, बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है ना, उसको आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है सिद्धों को, ठीक है ना। तो उसमें शून्य का पूरक तत्व है वज्र। अगला आता है हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, आदिकाल में लिखा गया एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन है इसके रचयिता? तो दामोदर शर्मा का है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। किसका है दोस्तों? दामोदर शर्मा का है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा भक्ति काल की समय सीमा। तो समय सीमा ना 2 तरीके से आ सकती है। विक्रमी संवत में दे सकता है ऑप्शन में एग्जामिनर, या फिर आपको शताब्दी में दे सकता है ना। विक्रमी संवत में दे तो हम बोलेंगे 1375 विक्रम ईस्वी में दे सकता है ना, शताब्दी में नहीं, ईस्वी में। 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत, ठीक है। तो विक्रमी संवत और ईस्वी में क्या डिफरेंस है? आपको क्या करना होता है ईस्वी का निकालने के लिए? हमें 57 का इसमें प्लस माइनस करना होता है। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या हिसाब किताब है, क्या होता है विक्रमी संवत, क्या होता है ईस्वी, और ये अलग अलग क्यों है, ठीक है। ये हम अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। और विक्रमी संवत में से क्या माइनस करना होता है? 57। तो क्या आ जाती है हमारी? ईस्वी। अगला हम करते हैं भाई भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है दोस्तों? बहुत ही फेमस रचना है नाभादास की। भक्तमाल नाभादास, ठीक है। इसकी भाषा हमें बतानी है। तो दोस्तों नाभादास जी ने भक्तमाल लिखी थी ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। और इसके ऊपर टीका लिखी है प्रियादास ने। कब लिखी थी? 1769 में। प्रथम टीका किसने लिखी है? नाभादास की भक्तमाल में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे भक्तों का वर्णन किया है, उनके चरित्र चित्रण किया है। तो 1769 में इस पर प्रथम टीका लिखी थी प्रियादास ने। उसकी भाषा है ब्रज भाषा। आरती कीजिए हनुमान लला की बहुत ही फेमस पंक्ति है। कौन है इसके रचयिता? तो रामानंद जी की पंक्ति है। किसकी है? रामानंद। ये तो सबको पता ही होगा, बहुत ही इजी है। अब आ जाते हैं थोड़े सिद्धांतों और संप्रदाय के ऊपर।
तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं दोस्तों ये। अद्वैतवाद, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था शंकराचार्य जी ने। किसने दिया था? शंकराचार्य जी ने दिया अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब कोई भेद नहीं है, किसके बीच में? ईश्वर के बीच में और मानव के बीच में कोई भेद नहीं है। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था शंकराचार्य जी ने। और इनका संप्रदाय क्या था? स्मार्ट संप्रदाय। शंकराचार्य जी का जो इनके बारे में ना डिटेल में बताऊंगी एक वीडियो में। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया शंकराचार्य ने, इनका संप्रदाय है स्मार्ट संप्रदाय। ठीक है, याद रखना है, शंकर जी बहुत स्मार्ट होते हैं, है ना, कितने कूल होते हैं, गले में सांप वाप डाले हुए, बहुत ही स्मार्ट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, आता है हमारा विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया दोस्तों रामानुजाचार्य ने। किसने दिया? रामानुजाचार्य। राम बहुत ही विशिष्ट है ना, बहुत ही विशिष्ट है राम, रामानुजाचार्य। और इनका संप्रदाय कौन सा है दोस्तों? श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। हमेशा राम के आगे लगाते हैं ना श्री राम। रावण भी मरते मरते क्या बोला था? श्री राम, है ना, तो श्री लगता है हमेशा राम के आगे। तो रामानुजाचार्य का संप्रदाय है श्री संप्रदाय, सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। राम क्या है? विशिष्ट है। नेक्स्ट है द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है मध्वाचार्य ने। मध्वाचार्य ने दिया है द्वैतवाद का सिद्धांत। और इनका संप्रदाय क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। द्वैतवाद मध्वाचार्य और संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध है जी, वैष्णव बहुत शुद्ध होते हैं। विष्णु स्वामी जी, विष्णु स्वामी जी का है शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत, विष्णु स्वामी जी का। ठीक है, और इनके शिष्य वल्लभाचार्य जी का भी यही है शुद्धाद्वैतवाद। इसके बाद है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत है निम्बार्काचार्य जी का। जब इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इन्हें किस तरह से याद करना है। तो द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत है निम्बार्काचार्य जी का। और इनका संप्रदाय है सनकादिक संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट है हमारा अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद है चिंत्य, चिंत्य आ रहा है ना यहाँ पे, तो चैतन्य महाप्रभु का है अचिंत्य भेदाभेद। और इनका संप्रदाय कौन सा है? गौणीय संप्रदाय। अचिंत्य भेदाभेद का सिद्धांत और गौणीय संप्रदाय किसका? चैतन्य महाप्रभु जी का। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जो भी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।